Welcome to our channel, The Quantized Rankers. We have created this channel specially for ICSE board students. ICSE बोर्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जिन चीज़ों के प्री रिक्विजिट्स तुम लोगों को तुम्हारी सेलिना में नहीं दिए होते हैं. मुझे पता है क्योंकि मैं भी सेलिना में पढ़ा हूँ. तो आई नो कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है टॉर्क, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स. डरावना नाम है ना. अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक फिजिक्स का प्री रिक्विजिट वेक्टर्स पढ़ाना चाहता हूँ. जिसने वेक्टर समझ लिया उसकी ज़िंदगी झिंगा लाला. ठीक है, वेक्टर समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला. क्यों? सिलेबस का बाहर का क्यों पढ़े? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेलिना का सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको 11th-12th की पढ़ा दी गई हैं डायरेक्टली, और उस 11th-12th के पढ़ाने के पहले आपको कुछ भी नहीं बताया गया है. बेस में आपको कुछ नहीं दिया गया है. आप बस ये लेक्चर देखें वेक्टर्स पढ़ने के लिए, और मैं आपका वेक्टर्स क्लियर करके छोड़ दूँगा. ठीक है, शुरू किया जाए. चलो शुरू करते हैं. ठीक है, आ जाओ. तो ये रहेगी हमारी टाइमलाइन. क्वांटिटीज़ पे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, आपने पिछले साल इसको पढ़ रखा है. फिर वेक्टर बहुत सारे आपको बेसिक डेफिनेशन आती होगी. टाइप्स ऑफ वेक्टर, इस पे मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों आपको आनी चाहिए. इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं आपको पढ़ा दूँगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर क्वांटिटीज़? ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं इस पर. I'll give 2 to 3 minutes on this. Okay, what are quantities? quantities क्या होती हैं? देखो quantities क्या होती हैं. मान लो कि दो लोग खड़े हैं. एक है श्याम और एक है राम. मैंने पूछा कि इनमें से ज़्यादा फैटर कौन है. तुम बोलोगे यार ये फैट है, पेट दिख रहा है इसका, है ना, कोई ऑफेंड मत हो जाना. अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, इन दोनों में तो तुमने बता दिया कि ये ज़्यादा फैट है क्योंकि यार ये तो बेचारा थिन सा बच्चा है. अब मैंने बोला इसको हटाओ. ठीक है, ये तो काम आसान कर दे रहा है, इसको हटाते हैं. ठीक है, और मैंने इसकी जगह एक दूसरा बच्चा लाया जो कि ऐसा है. अब बताओ कि कौन मोटा है. अब थोड़ी सी दिक्कत होगी कि यार दोनों का पेट निकला हुआ है, इनमें से मोटा किसको बोलूँ मैं, है ना. अच्छा, तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन क्या है, हम वेइंग मशीन पे इनका वेट देख लेंगे, है ना. जिसका वेट ज़्यादा दिखेगा उसको हम ज़्यादा फैटर बोल देंगे. सिंपल, बस. ये मास, वेट और मास में छोटा सा अंतर होता है. आपने 9th पास करके आए हो, आई वुड एक्सपेक्ट आपने वो पढ़ रखा है. मास और वेट, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जो कि हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि कोई चीज़
कितनी है ना। क्वालिटी देखकर मतलब कि देखकर बताने में कि कौन कितना ज़्यादा है, ये मैंने देखकर बोला था कि ये ज़्यादा मोटा है। देखकर बताने में तो ठीक है, आसान है। जो चीज़ मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे वो क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़, क्वांटिटी का मतलब जानते हो ना। मान लो इसमें 4 सेब हैं, तो 4 सेब, 4 इसकी क्या है, क्वांटिटी है, एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब इस क्वांटिटी में के 2 पार्ट होते हैं। एक क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। जिसको ये पता है वो जल्दी से जल्दी स्किप मार दे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये मैं आपको प्री रिक्विजिट पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का। जिसने 9th अच्छे से पढ़ी है उसको ये पता होगा ऑलरेडी। मैग्नीट्यूड और यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मान लो कि ये एक लाइन है और मुझे इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है। तो मान लो मैंने एक स्केल लिया और स्केल में बहुत सारी रीडिंग होती है, ठीक है। मैंने इसकी रीडिंग देखी और इसमें मान लो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है आपको पता है, ये यूनिट है ना। ये टुकड़ा है, ये देखो, ये है एक 1 सेंटीमीटर, ये टुकड़ा है। यूनिट्स होते हैं टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ा, एक टुकड़े को तुमने कितनी बार ऐड किया है वो बताता है मैग्नीट्यूड। मान लो कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 बार ऐड किया है, 10 बार ऐड किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करते करते +1। इसको मैं 10 बार लिख दूं तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। तो ये जो 10 होता है, ये 10 क्या होता है, ये 10 होता है मैग्नीट्यूड। और ये जो सेंटीमीटर होता है, जो टुकड़ा होता है, वो क्या होता है, यूनिट। चलो ये हमने बात ख़त्म कर दी। अच्छा, अब 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। देखते हैं इनको। स्केलर क्वांटिटीज़, अ स्केलर क्वांटिटी विच इज़ डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। अगर मैंने एक लेंथ मेजर की और उसकी लेंथ आई 10 सेंटीमीटर, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत है क्या कि ये 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ईस्ट में? नहीं, मैं बोलूँगा कि एक लकड़ा है, वो लकड़ा 10 सेंटीमीटर का है। मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये 50 kg का व्यक्ति है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये 50 kg नॉर्थ अमेरिका में खड़ा है। नहीं बोलूँगा ना यार, मास तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप समझते हैं कि एक यूनिट को मैंने कितनी बार ऐड किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। Vector quantities are those which have both magnitude and direction and obey the vector laws of addition। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, मान लो कि ये आपका होम है, ठीक है, और ये आपकी सिटी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, सिटी है। और यहाँ पे है एक टेम्पल, ठीक है, और ये टेम्पल बहुत जाना माना टेम्पल है, ठीक है, एकदम वेरी फेमस टेम्पल, ठीक है। अब कोई तुम्हारा रिलेटिव इस सिटी में आया है और तुम्हें और उस रिलेटिव को तुम्हारे घर पे जाना है, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि तू टेम्पल तक जा और फिर टेम्पल से नॉर्थ मुड़ जाइयो, है ना। तो टेम्पल तक जा और फिर टेम्पल से नॉर्थ चले जाइयो, तुझे मेरा घर मिल जाएगा। बस यही होता है वेक्टर। जब मुझे एक मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड और यूनिट तो रहेगा ही,
पर मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ अगर मुझे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ रही है एक मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए, तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको वेक्टर कहते हैं। एक और छोटू सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो ये एक पॉइंट है, मैंने बोला दिस पार्टिकल मूव्ड 5 मीटर। इस डेटा से क्या तुम इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को लाइन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन। मान लो ये थी इनिशियल पोजीशन, तुम यहाँ पे खड़े थे, तुम यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये वाली जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो इस डेटा से क्या तुम ये बता सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, कितना हुआ है? अच्छा, कितना हुआ है वो तो मैं बता रहा हूँ, पर क्या मैं ये बता सकता हूँ कहाँ हुआ है? भाई ये 5 मीटर इधर भी चल सकता है, 5 मीटर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी चल सकता है ना? एक सर्कल बन रहा है, लिटरली कहीं भी चल सकता है ना? तो कहाँ चला? वेयर? द $1 billion क्वेश्चन इज वेयर? कहाँ चला? जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे ये वेयर का सवाल पूछना पड़ रहा है, वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर। वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अ वेक्टर क्वांटिटी इज वन दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुम्हें समझ गए, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट 5 मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है, ईस्ट, ये क्या है? डायरेक्शन। आर मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटीज। इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। इट चेंजेस विद द डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड और बोथ। मान लो कि यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो इस पॉइंट को। इट चेंजेस विद द चेंज इन द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। अब देखो, मैग्नीट्यूड बदलेगा तब तो तुम समझ रही हो ना। अगर 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट है। बट अब अगर एक वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड है, अच्छा वेक्टर को दिखाते कैसे हैं पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो गए, ठीक है? देखो, एक वेक्टर को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो, वेक्टर के 2 एस्पेक्ट होते हैं। मैंने ये तुम्हें समझाया यहाँ पे कि वेयर का सवाल पूछना पड़ता है, तो इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इसको दिखाने के लिए हमको एक तरीका चाहिए था, बस उस तरीके को मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। एक वेक्टर को हम दिखाते हैं एक एरो से। इस एरो की जो लेंथ होती है, वो लेंथ बताती है हमें मैग्नीट्यूड, ठीक है? मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ज़्यादा बड़ा वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला होगा। देखो, ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें? इसकी डायरेक्शन पता चलती है हमें इससे, इस एरो हेड से। और इनको हम अल्फ़ाबेटिकली, जैसे तुम अपने वेरिएबल्स को x, y, z, a, b, c, d ऐसे दिखाते हो ना, फॉर ईज इन एल्जेब्रा में तुम a, b, c, d, x, y, z इन सब का यूज़ करते हो ना, वैसे ही
वेक्टर्स को दिखाने के लिए हम, एक मिनट, वैसे ही वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम एक ऐसा नोटेशन यूज करते हैं। नीचे एक अल्फ़ाबेट, ये जो अल्फ़ाबेट है ये इसके मैग्नीट्यूड को स्टोर करता है ना। अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। पर जब मैं इस ए के ऊपर एक एरो हेड बना देता हूं तो ये एक वेक्टर बन जाता है। वेक्टर, स्पेलिंग छोड़ दो यार, अभी जगह नहीं है यहाँ पे, पर ये एक वेक्टर बन जाता है। तो ए की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है, पर अगर मैंने ए लिखा तो मैं लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्या है, ईस्ट, ये है साउथ, तो ये क्या है, साउथ ईस्ट। तो मैं बोलूँगा वेक्टर ए इज 5 सेंटीमीटर साउथ ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम वेक्टर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाए। देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं पूरा कट कर देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसको रैप अप कर रहा हूँ ताकि मैं आपके असली सिलेबस तक पहुँच सकूँ। तो एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फ़ाबेट से जिसके ऊपर एक एरो हेड होता है। ये अल्फ़ाबेट हमें बताता है मैग्नीट्यूड, और ये जब एरो हेड आ जाता है तो ये हमें दर्शाता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ डिस्क्राइब करती है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका जो एरो हेड होता है वो डिस्क्राइब करता है इसकी डायरेक्शन। समझ आया, मज़ा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तुम्हें ये समझाना था कि अच्छा, अब एक ना दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है। मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब मान लो कि एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है। अच्छा, तुम क्या बोलोगे कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? तुम बोलोगे ये वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा जी, सही है। इसकी लेंथ मान लो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। अब मैंने एक और वेक्टर बनाया ऐसा। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है बताओ? इसकी डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और अरे यार, तुम इससे समझ नहीं पाओगे। देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक और वेक्टर बनाया ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो तो 5 सेंटीमीटर है, लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर। अब इसकी डायरेक्शन क्या लिखोगे? इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखोगे? नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे दिल पे हाथ रख के ये बताओ, क्या ये दो वेक्टर सेम है? नहीं यार, एक वेक्टर ऐसे देख रहा, एक वेक्टर ऐसे देख रहा, दोनों की एकदम अलग डायरेक्शन है। लेकिन क्योंकि हमने ये वेग नॉर्थ ईस्ट शब्द यूज किया है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक इक्वालिटी बन रही है जो कि बहुत गलत है। इसलिए वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है
जल्दी से एंगल्स के द्वारा, किसके द्वारा? एंगल्स के द्वारा। किसके द्वारा? एंगल्स के द्वारा। देखो किसके द्वारा? एंगल्स के द्वारा। देखो ध्यान से देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपको फोकस करना है। अभी तक जो समझ आया ठीक है, बट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मान लो कि एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम एंगल्स के द्वारा बताते हैं। देखो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। मान लो कि ये तुम्हारा होम है, होम, और ये है टेम्पल, ठीक है, टेम्पल मॉस्क जो भी है, ये है होम और ये है टेम्पल, ठीक है। होम से टेम्पल तक का डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर ए हमें बता रहा है। ये वेक्टर ए हमें होम से टेम्पल तक का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमें बताता है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन सिटी को दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 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 होम है, बहुत सारे ऐसे ऐसे होम है जिनको मैं कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ। मान लो ये क्या है? ए कॉमा बी। मान लो टेम्पल का क्या है? टी कॉमा वाई, है ना। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन से क्या होता है? इस कोऑर्डिनेट प्लेन से मैं सबको एक एक कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी जो टेल का एंड होता है, ये क्या होती है? ये होती है टेल, है ना, और ये होता है हेड, ठीक है। इसकी टेल से, इसकी टेल की एंड से हम एक पैरेलल बेस लाइन बनाते हैं। देखो ठीक है, हम एक पैरेलल बेस लाइन बनाते हैं और फिर हम ये वाला एंगल मेजर करते हैं, थीटा। तो अब मैं क्या बोलूँगा? अब मैं इस वेक्टर को कैसे लिखता हूँ फाइनली? देखो मान लो इसकी वैल्यू क्या है, मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, मान लो 5 मीटर, ठीक है, 5 से इश्क हो गया मुझे, 5 मीटर, 5 मीटर थीटा डिग्रीज, थीटा डिग्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, थीटा डिग्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, वेरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे क्लॉक चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये, यही तो है, ये देखो, ये देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 मीटर थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम कोई और वेक्टर डिफाइन करोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कुछ अल्फा एंगल आएगा, तो तुम बोलोगे अल्फा डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। क्या हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है? मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को एज अ स्टैंडर्ड पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज लें, वरना अगर कोई क्लॉकवाइज ले रहा है तो पाप नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगी होगी। आर मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटीज, इसको समझ लेते हैं, ये भी इजी है यार। देखो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मानना क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब कोई बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जाता है तो वो थोड़ा सा एक्स में जाता है और थोड़ा सा वाई में जाता है।
भाई जब तुम ऐसे जा रहे हो, यहाँ देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर, जब तुम ऐसे जाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऐसे जाते हो और थोड़ा सा ऐसे जाते हो। कितने डायमेंशंस हैं? एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, एक वर्टिकल डायमेंशन है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है। ये हो गया, ये हो गया। इट चेंजेस विथ चेंज इन देयर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब सोचो, मैंने यहाँ पे थीटा डिग्रीज के लिए एक वेक्टर डिफाइन कर रखा है। अब मैंने एक नया वेक्टर मान लो ऐसा बना दिया। ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं होगी। देखो, इसमें मैं अलग कलर देता हूँ, ठीक है। देखो, मान लो ऐसा बना दिया। अब इसका एंगल मान लो फाई है। तो भाई अगर मैंने डायरेक्शन बदल दी, मान लो कि इन दोनों का टेल का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैंने डायरेक्शन बदली है, अगर मैंने एंगल बदला है, तो वेक्टर बदल जाएगा। अरे यार, मान तुम्हारा जो नेम होगा, उस नेम में तुम्हारा एक फर्स्ट नेम होगा और एक सेकंड नेम होगा, है ना। अब जैसे बहुत से सेकंड नेम जो सरनेम होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, अनुज कुमार, कुमार 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 कुमार, ऐसे बहुत कॉमन सरनेम होते हैं। पर फर्स्ट नेम अलग, अगर अलग होता है तो फिर हम उसको एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। अब ऐसे ही वेक्टर की पहचान होती है उसके मैग्नीट्यूड से और उसके डायरेक्शन से। अगर दो वेक्टर में ये सेम है और लेकिन ये गलत है, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो दो वेक्टर डिफरेंट होंगे। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। फॉलो रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इस पे थोड़ा सा होल्ड करो, अभी समझाता हूँ। टू वेक्टर्स कैन नेवर डिवाइड, ये आपके कोर्स का बाहर है, ये आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या आप छोड़ दीजिए, इसको समझते हैं, फिर हमारा पूरा पीडीएफ ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका बस प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। छोटी सी चीज़ तो नहीं है, थोड़ी सी समझने वाली है, पर अगर समझ लिया ना मज़ा आ जाएगा। आ जाओ, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम समझते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। अच्छा, अगर तुम्हारे पास दो बॉल्स होती हैं, है ना, और तुम उसको 3 बॉल्स के साथ रख देते हो, तो तुम्हें कितनी बॉल्स मिलती हैं? 5 मिलती हैं, है ना। तुम बोलोगे यार ये कैसी बेकार सी बात है भैया, है ना। समझो, अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं उनको किस बेसिस पे ऐड करूं? मैं उनका मैग्नीट्यूड ऐड करूं, और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऐड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं? आ रहा होगा ना दिमाग में। देखो, ध्यान से देखो, द वेक्टर सम of two vectors A and B is given by their net इफेक्ट। क्या लिखा है अभी समझाता हूँ, पर इसको तुम नोट डाउन कर लो कहीं, ठीक है। ये मैंने अपने आप ये डेफिनेशन बनाई है समझने के लिए, ठीक है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, 100% सही है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। कर लिया? देखो, ध्यान से देखना, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा होम है,
और ये तुम्हारा फ्रेंड्स हाउस है ना, और ये है मूवी थिएटर। स्कूटी सिर्फ तुम्हारे पास है, तो हर एक लॉयल दोस्त की तरह आपको अपनी स्कूटी शेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो एक ही स्कूटी पे 3 या 4 या 5 लोग आए। ठीक है, चढ़ मत जाना भाई, 3 4 5 लोग, एक्सीडेंट हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, देखो अगर तुम्हें अपने अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने घर से मूवी थिएटर जाना है, पर मूवी थिएटर जाने के पहले तुम्हें अपने फ्रेंड को पिकअप करना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे हो, तो तुम यहाँ से चलोगे और तुम यहाँ पर आओगे। यहाँ पे तुम्हें अपना दोस्त मिलेगा और तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। ये है, और मूवी का मज़ा लोगे। तो इसमें तुमने क्या किया, तुम पहले अपने घर से अपने दोस्त के घर गए। ठीक है, तुम पहले अपने घर से अपने दोस्त के घर गए, उसको मैंने इस वेक्टर ए से बता दिया, है ना। एरो को मिस ना करे, वरना वो एक स्केलर रह जाएगा। उसको मैंने एक वेक्टर ए से डिफाइन किया जब तुम अपने घर से अपने दोस्त के घर पे पहुंचे। ठीक है, अच्छा, फिर तुम अपने दोस्त के घर से मूवी थिएटर गए। तुम अपने दोस्त के घर से मूवी थिएटर गए, है ना। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नेट काम क्या है, तुमने फाइनली क्या काम किया। तुम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, आखिर में तुमने क्या किया यार, तुमने ये किया, है ना। तुम अपने घर से, अरे यार, तुम अपने घर से मूवी थिएटर आए, तुमने ये किया, है ना। बस यही है वेक्टर सम। मैंने क्या बोला था, नेट इफेक्ट इन दो, मान लो ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज डिफाइंड बाय नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या है, इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी का नेट इफेक्ट क्या है, ये वाला वेक्टर। और इस वेक्टर को मान लो मैंने सी नाम दे दिया, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। क्यों, क्योंकि मैं नेट इफेक्ट देख रहा था। एक लास्ट बार और देखो, ठीक है, तुम यहां से यहां गए और फिर तुम यहां से यहां गए, तो तुमने फाइनली क्या काम किया कि तुम यहां से चल के यहां आ गए, है ना। तो तुम्हारा जो नेट इफेक्ट है, जो तुमने नेट काम किया है, जो नेट इफेक्ट है, इन दो वेक्टर्स का जो नेट इफेक्ट है सी, वेक्टर सी, वो वेक्टर सी डिफाइंड होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मैं आपको बुकिश डेफिनेशन बता देता हूँ। अच्छा, अब मान लो कि ऐसे दो वेक्टर सजे हुए हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो तुम इन दोनों का सम कैसे निकालोगे। इसको समझने के पहले मैं तुम्हें पैरेलल शिफ्टिंग बताता हूँ। ये यहाँ होगा, देखो ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर बन गया, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था कि वेक्टर नाम के व्यक्ति के दो नाम हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। इसको तुम बताते हो नंबर से, इसको तुम बताते हो एंगल से।
विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ किया था, ये देखो यहाँ पे भूल गए तुम इतनी देर में, ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ किया था, ये उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, उसी को कहते हैं, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँगा तो इट विल बी स्लैश वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लैश वर्टिकल। मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से एक वेक्टर का नामकरण होता है। अगर किन्हीं दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are same, then those two vectors are equal। मान लो कि इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम, मान लो कि एक वेक्टर ऐसा है और मान लो कि एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। बॉटम लाइन के साथ ये एंगल भी अगर थीटा है और अगर ये एंगल भी थीटा है और इन दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ भी सेम है, देन इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, देन ए इज इक्वल टू बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। सिर्फ ए इज इक्वल टू बी मत लिखना। सिर्फ ए इज इक्वल टू बी लिखने का मतलब है कि मैं बस लेंथ्स को कंपेयर कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन को ला ही नहीं रहा, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। दो वेक्टर की डायरेक्शन कब सेम होती है ना, दो वेक्टर की कंडीशन फॉर सेम डायरेक्शन, कंडीशन फॉर सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर की डायरेक्शन कब सेम होती है, मान लो कि मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, ठीक है, मान लो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, ठीक है। तो इन दो की डायरेक्शन कब सेम होगी, जब इन दोनों का बेस एंगल इक्वल होगा, है ना। इन दो की डायरेक्शन कब सेम होगी, जब इन दोनों का बेस एंगल इक्वल होगा। तो मैं इस बेस एंगल को मेजर करता हूँ, मान लो ये थीटा, और अगर इन दोनों की सेम डायरेक्शन है इसका मतलब दोनों का बेस एंगल सेम है, ये भी थीटा। अच्छा जी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर ये मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये जो बेस लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है और ये भी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है। मतलब जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब यार ध्यान से देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, इसका मतलब वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर ए है और मान लो ये वेक्टर बी है, इसका मतलब वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर बी। दिस इज द कंडीशन फॉर सेम डायरेक्शन। इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। Equality of two vectors if they have the same magnitude and are in the same direction. If we shift B parallel to A then it will superimpose A। ये भारी भरकम शिफ्ट छोड़ दो, ये देखो if we shift B parallel to A, है ना, B parallel to A, superimpose मतलब कि अगर एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है,
अगर मैं इसको पैरेलली ऊपर लेकर गया तो ये वाला वेक्टर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये है सुपर इम्पोज का मतलब, ठीक है। अगर तो ये कब होगा, जब इनका सेम एंगल होगा, सेम एंगल होगा। और ये तब भी होगा जब इन दोनों का लेंथ सेम होगा, और जब लेंथ भी सेम और जब डायरेक्शन भी सेम, तो एक वेक्टर क्या होगा, इक्वल। भाई मैंने बोला ना, वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। अगर दोनों सेम तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या हुआ, कुछ हो गया क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब इसकी बात करते हैं, फाइनली हम इस पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना तुम्हें, नेट इफेक्ट। देखो मैं इस पे था ना, वेक्टर एडिशन पे। एक बार इसको सम अप कर देता हूँ मैं तुम लोगों को। मैं खुद भूल गया कि मैंने ये तुम्हें बता चुका हूँ। तुम पे क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ। मान लो कि दो वेक्टर हैं ऐसा, और एक वेक्टर है, और एक वेक्टर है, अरे यार, और एक वेक्टर है ऐसा। अगर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज गोइंग टू बी नेट इफेक्ट, and that net effect will be equal to this vector c, this vector, अरे भाई साहब, this vector, अरे अरे अरे, this vector c, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा अब हमने बात छोड़ी थी, अच्छा आगे देखते हैं। अब हमने बात छोड़ी थी कि अगर दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर है ऐसा और एक वेक्टर है ऐसा, तो मैं इन दोनों का सम कैसे करूँगा। अगर मुझे नेट इफेक्ट चाहिए तो मैं नेट इफेक्ट के लिए क्या करता हूँ, अगर ये एक वेक्टर है तो मैं इसके एरो हेड से वी कनेक्ट दी arrowhead to the base मतलब ये end, base of the tail of the second vector। अरे यार इंग्लिश से डर गए। मान लो कि ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो नेट इफेक्ट क्या होता था, ये सी है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक के हेड को कनेक्ट करता हूँ दूसरे की टेल से, यही करता हूँ। वी कनेक्ट द एरो हेड ऑफ वन टू द बेस ऑफ द टेल, ये है बेस ऑफ द टेल ऑफ द अदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे इन दोनों के एंड्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। इस वेक्टर को मैं बोल रहा वेक्टर ए और इस वेक्टर को मैं बोल रहा वेक्टर बी। मुझे बताना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। अच्छा मान लो कि तुम्हें बताना है 2 + 5 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। मान लो तुम्हें बताना है 2 + 5 इज इक्वल टू वॉट। मैं ये बोल दूं, ध्यान से सुनना, मैं ये बोल दूं कि 2 + 5 इज इक्वल टू 2 + 5, तो कोई दिक्कत होगी क्या। कितना क्रेजी लग रहा है ना ये सोचना, कितना क्रेजी लग रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है ना, 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए मैं 2 + 5 इज इक्वल टू 2 + 5 लिख सकता हूँ। कितना क्रेजी लग रहा है ना ये सोचना, है ना, कितना पागलपन लग रहा है। बस यही है, देखो ध्यान से देखो, मिर्जा 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 मिर्जा। हमको बताना क्या है, हमको बताना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है।
अगर मैं एक तीसरा वेक्टर सी ऐसे डिफाइन करूं सच दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, और मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी की वैल्यू निकाल लूं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की होगी, क्योंकि मैंने बी के जगह बस सी को पुट किया है ना। इतनी बात तो समझ में आती है आप लोगों को। तो इस वेक्टर बी की मैंने कॉपी बनानी है। इस कॉपी को बनाने का तरीका मैंने तुम लोगों को अभी अभी बताया था, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पैरेलल एक वेक्टर ऐसे बना दूंगा सच दैट उसका एंड इसके एरो हेड से ज्वाइन हो। वो बात मैंने यहां बताई है। क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि हम नेट इफेक्ट निकाल सके। एरो बेस को और एरो हेड को मैंने ज्वाइन कर दिया, और फाइनली मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर सी मिल गया। तो अब मैं बोल सकता हूं, अच्छा अगर ये बी था तो इसको मैं बोल देता हूं डी, ठीक है। तो मुझे मिल गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर सी, बट बिकॉज डी इज इक्वल टू बी मतलब इन दोनों की लेंथ इक्वल है। जब मैं ऊपर एरो हेड नहीं लगा रहा तो मैं सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूं, बट बिकॉज डी इज इक्वल टू बी एंड वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, this implies that vector a plus vector d must be equal to vector a plus vector b must be equal to vector c। ये है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये, देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, मुझे इनको टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर ए को लूँगा p और एक वेक्टर को लूँगा q, ऐसे सच दैट एक का बेस दूसरे के एरो हेड से मिल रहा हो, ठीक है। और इसी को यहाँ पे लिखा जाता है इन सेम ऑर्डर, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना। मैंने दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक साइड टेकन इन सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि पहले ये आया फिर ये आया, है ना। ऑर्डर यही होता है ना कि पहले ये आया, पहले बेस फिर हेड फिर बेस फिर हेड, टेकन इन सेम ऑर्डर। Then third side of that triangle represents in magnitude and direction resultant of two vectors। अगर ये वेक्टर P ये वेक्टर C, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। मैंने दो साइड बना दी तो थर्ड साइड क्या होगी, ये होगी ना। इसको मैं P वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बोलता हूँ। ये यहाँ पे दिया है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस Q। ठीक है, मजा आया, बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दो अपने आप को, क्योंकि ये CBSE 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपने थोड़ा सा एफर्ट देके ये आज ही समझ लिया, ठीक है। अब तो बहुत आसान चीज़ें हैं। Product of a scalar and a vector. When a vector is multiplied by a scalar, the magnitude is multiplied ठीक है। The product of a scalar with vector is always a vector। क्या बोल रहा है यार वो, कि मान ले कि एक वेक्टर है ऐसा, वेक्टर A, ठीक है। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर में स्केलर का जो नाम होता है उसमें सिर्फ आता है मैग्नीट्यूड, है ना। कोई नंबर यार, कोई नंबर मान ले 5 क्या है, नंबर है। अब उसमें कोई तुम यूनिट जोड़ दो स्केलर बन जाएगा। तो मान लो कि ये वेक्टर ए है, तो मुझे ढूंढना है 5 इंटू वेक्टर ए, ठीक है। यही तो मैं समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन गवा रहा हूँ।
तो 5 वेक्टर ए बताना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इस 5 की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसकी डायरेक्शन है। तो मैथमेटिक्स के रूल्स में इसकी जो डायरेक्शन डिफाइंड होती है वो, मान लो ये वेक्टर सी है, मान लो ये सी है, तो जो सी की डायरेक्शन होती है वो ए के डायरेक्शन के इक्वल होती है। मतलब कि मान लो ए इस तरफ पॉइंट कर रहा तो सी भी इसी तरफ पॉइंट करेगा। ए ये है, अगर ये सी है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका मतलब दोनों पैरेलल। ठीक है। अब वेक्टर ए को मैं अगर इंटू 5 कर रहा तो मैं बेसिकली बस ये कर रहा हूँ कि मैं वेक्टर ए को 5 बार सजा रहा हूँ। देखो, एक बार और, एक बार और, एक बार और यार जगह ख़त्म हो गई, ये लो एक बार और। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो फिर तुम एरो हेड नहीं लिखोगे, मैग्नीट्यूड है 5a, है ना। मैंने एक ए लिया और उस ए को मैंने 5 बार सजा दिया। कितनी बार? 5 बार। तो मुझे मैग्नीट्यूड में क्या मिला? 5a। ठीक है। और इसके डायरेक्शन इस फैक्ट से मिल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि इस 5 की कोई डायरेक्शन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर, ये रिपीट हो गया शायद। अच्छा नहीं, हाँ ये रिपीट हो गया यार, इसको काट दो। ठीक है। टाइम कितना बचा है देख लेते हैं। हाँ अभी टाइम है 9 मिनट में, 1 घंटे के वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पर ये आपको रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन आपको समझाई जाती है क्लास 12th में। तो ये आपको रटना पड़ेगा, सिर्फ आप नहीं रट रहे हो, 11वीं का हर एक बच्चा ये रटता है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, दो वेक्टर का, अब आप बस जितना मैं बता रहा हूँ ना अपने दिमाग में स्टोर कर लो, ये आपकी पूरी आईसीएससी में चलेगा। ठीक है। मान लो कि एक वेक्टर है, इसके दो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, मान ली ये एक वेक्टर है ए और मान ली ये एक वेक्टर है बी, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट को मैं ऐसे दिखाता हूँ, वेक्टर ए इंटू डॉट बी, ये डॉट यूज होता है इसमें। क्या यूज होता है? डॉट यूज होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। और इस डॉट प्रोडक्ट से जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। रिजल्ट हैज नो डायरेक्शन। जो रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट से, जो रिजल्ट आता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है, राइट इट इन योर कॉपी, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा एंगल है? मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और इनके बीच का ये वाला एंगल थीटा है।
तो मैं डिफाइन करता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या है, डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। आप नोटिस करोगे यहाँ पे कोई एरो हेड नहीं है, ये इसलिए क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो डॉट प्रोडक्ट आता है इट इज अ स्केलर। डॉट प्रोडक्ट gives scalar result। डॉट प्रोडक्ट gives scalar result। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट खत्म। दूसरा प्रोडक्ट होता है सेकंड प्रोडक्ट is वेक्टर प्रोडक्ट स्लैश क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी भी एक डेफिनेशन है। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका जो रिजल्ट होता है इट इज अ वेक्टर। ठीक है, इट इज अ वेक्टर। द रिजल्ट ऑफ अ डॉट ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है वेक्टर ए क्रॉस, ऐसे क्रॉस बनाया जाता है वेक्टर बी। दिस इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये एक वेक्टर होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो इसकी डायरेक्शन बच्चों होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ये मुझसे छोटी सी गलती हो गई। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो मैं डायरेक्शन कैसे लेता हूं, मैं एंगल कैसे लेता हूं, ए से बी, ए से बी। ठीक है, ए से बी, ये ऐसे ऐसे थीटा एंगल लिया जाता है, ए से बी, ए से बी। ठीक है, अब आप अपने राइट हैंड को लो, राइट हैंड को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस थीटा एंगल के रोटेशन में रोटेट करो। जैसे इसमें एंगल ऐसे घूमा है तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस थीटा एंगल के डायरेक्शन में, ये ऐसे है ना इसका डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इसके डायरेक्शन में कर्ल करो, अपना थंब बाहर निकाल कर, समथिंग लाइक दिस। ये आपका थंब होगा और ये आपकी फिंगर्स होगी। ठीक है, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो सच दैट आप उस एंगल को बना रहे हो। ठीक है,
तो जो आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा ना जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा, दैट डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे एक रीजन होता है, छोटा सा रीजन होता है। वो रीजन मैं आपको अगले लेक्चर के पहले टॉर्क पढ़ाने के पहले समझा दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, टॉर्क पढ़ाने के पहले मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक है, टॉर्क पढ़ाने के पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बतानी है मुझे, कंपोनेंट और इसका रीज़न भी बताऊंगा और कंपोनेंट भी बताऊंगा। ये जो लिखा है ना मैंने, आई एम वेरी सॉरी, ये छोटा सा एक झूठ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर 5 to 10 मिनट्स लगेगा, पर मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए अगला वीडियो भी आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जितना वेक्टर मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, आपको सिर्फ इतने वेक्टर की अपने ICSE 10th क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। सो साइनिंग ऑफ, these rankers will bring new content from maths and chemistry and biology also soon। आपके लिए हम ये सब कर रहे हैं, आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अच्छी रैंक क्या, आप तो 10th क्लास में हैं, अच्छे बोर्ड में नंबर लाइए, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि जो झटका पड़ता है ना 10th से 11th में, वो बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उस झटके से बचाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वेक्टर का पार्ट समझा दूंगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बच गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।